नमस्ते। मैं रमावती कुमारी आज फिर आप लोगों का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज के इस कड़ी में हम लोग पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास के बारे में जानेंगे या भारत में पुस्तकालय सेवाओं के विकास को देखेंगे। पुस्तकालयों का इतिहास आज से नहीं बल्कि इतिहास लेखन के काल से ही चली आ रही है, जो कालांतर में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में फैली। पुस्तकालय आंदोलन से तात्पर्य एक ऐसी चेतना युक्त प्रयास से है जिसके द्वारा सबके उपयोग के लिए उनको आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकालय का संबद्ध तंत्र स्थापित किया जा सके। पुस्तकालय विज्ञान के विद्वान डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने पुस्तकालय आंदोलन के संदर्भ में लिखा है कि मुद्रित सामग्री के संकलन, व्यवस्थापन तथा परीक्षण के लिए यहाँ वहाँ छोटे बड़े पुस्तकालय खोल देना पुस्तकालय आंदोलन नहीं है। पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ निःशुल्क और सार्वजनिक कोष से स्थापित पुस्तकालयों का एकीकृत जाल बुनकर उन्हें प्रभावकारी रूप से चलाना। साधारणतः पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे रंगनाथन जी ने कहा है कि कोई भी छोटे बड़े पुस्तकालय को खोल देना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क सेवा प्रदान करना और सभी को पुस्तकालय के प्रति जागरूक करना। पुस्तकालय आंदोलन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है तथा जगत गुरु के नाम से विख्यात रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, बिना पुस्तकालय के एक समृद्ध शिक्षा केंद्र की कल्पना भी मुश्किल है। भारत में 3 विश्वविख्यात प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय का काफ़ी बड़ा पुस्तकालय था। हालांकि मुसलमानी आक्रमणकारियों द्वारा पुस्तकालय को जला दिया गया, जहां कहा जाता है कि ये पुस्तकालय 6 महीने तक जलती रही। इससे ही हम इसके पुस्तकालय की विशालता का अनुभव कर सकते हैं। प्राचीन काल में 3 बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे, जिनमें से सबसे पहला नाम नालंदा विश्वविद्यालय का आता है, दूसरा जो है विक्रमशिला का आता है और तीसरा जो है तक्षशिला का। प्राचीन बख्तियार खिलजी के द्वारा इन सभी को नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था। माना जाता है कि जब इसे जलाया गया तो करीबन 6 महीने तक ये विश्वविद्यालय जो है धू करके जलता रहा। मध्यकालीन, अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार का प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 ईस्वी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत किया गया। भारत में इस आंदोलन का श्री गणेश 1910 में बड़ौदा के नरेश सियाजी राव गायकवाड़ द्वितीय के प्रयास से हुआ। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत में इसका आंदोलन सबसे पहला प्रयास कब किया गया। तो 1910 ईस्वी में शिवाजी राय गायकवाड़ के द्वारा बड़ौदा में किया गया।
उन्होंने भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। गायकवाड़ एक दूरदर्शी एवं विद्वान शासक थे जिन्होंने पाश्चात्य देशों का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में उन्होंने इन देशों का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में उन्होंने पुस्तकालयों एवं इसकी व्यवस्था को देखा। इसमें वे काफ़ी प्रभावित हुए। वापस स्वदेश लौटने के पश्चात उन्होंने वहाँ के तर्ज पर ही अपने देश में भी सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की तथा इसे जनता की सेवा के लिए निःशुल्क रखा। इस ग्रंथालय निर्देशक के रूप में अमेरिकी ग्रंथालय विज्ञान के विशेषज्ञ W.A. बॉर्डन को नियुक्त किया गया, जिनके प्रयास से ही प्रथम भारतीय पुस्तकालय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 1911 में शुरू किया गया। W.A. बॉर्डन के अनुसार 1911 में जो है पहली बार भारत में लाइब्रेरी शिक्षा से संबंधित प्रक्रिया शुरू की गई। लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा प्रारंभ हुई तथा जिनके प्रयास से ही प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी 1915 में प्रकाशित की गई। जो ये पत्रिका जो है 1915 में प्रकाशित की गई। आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में प्रकाशित हुई और इस पत्रिका का नाम क्या था, लाइब्रेरी मिसलेनी ठीक है। अब आगे देखेंगे। इसके उपरांत धीरे धीरे देश में संपूर्ण राज्य में ग्रंथालय व्यवस्था प्रारंभ हुई, जो बड़ौदा की ही तरह एक कड़ी से अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राज्य केंद्रीय स्तर तक जुड़ा हुआ था। इसी के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय के साथ साथ शैक्षणिक पुस्तकालय भी विकास प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में भारत में हुए पुस्तकालय आंदोलन को हम निम्न शीर्षक के अंतर्गत दर्शाते हैं। कुछ भारत में आंदोलन हुए जिसमें पहला है पुस्तकालय संघ, लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय विकास के लिए पुस्तकालय संघ एक महत्वपूर्ण अवयव है। भारत में इस क्रम को 2 स्तरों में पुस्तकालय संघ स्थापित किए गए। प्रथम राज्य स्तरीय तथा दूसरा जो है राष्ट्रीय स्तरीय। तो स्टेट लाइब्रेरी के बारे में पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ का निर्माण सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके बाद क्रमशः 1921 में महाराष्ट्र में, 1923 में मद्रास में, 1925 में बंगाल में, 1929 में पंजाब में, 1930 में केरल में, 1936 में बिहार में, 1938 में असम में, 1939 में दिल्ली में, 1944 में उत्कल में, 1953 में गुजरात में, 1956 में उत्तर प्रदेश में और 1962 में जो है मैसूर में एवं राजस्थान में, 1963 में गोवा में यह संघ स्थापित हुआ। हालांकि इसमें से कई संघ अब अस्तित्व में नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई, जो कि इस प्रकार से है। पहला है 1933 में ILA
1933 में ही GILA, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। 1955 में IASLIS, 1969 में IATLIS, 1973 में AALDI, 1976 में AIA तथा 1978 में INDAAL इत्यादि की स्थापना की गई। पुस्तकालय अधिनियम। अब देखते हैं लाइब्रेरी अधिनियम के बारे में। पुस्तकालय आंदोलन के दिशा में पुस्तकालय अधिनियम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय व्यवस्था को नियंत्रित रखती है। प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इसके बाद क्रमशः 1960 में आंध्र प्रदेश, 1965 में कर्नाटक, 1967 में महाराष्ट्र, 1969 में पश्चिम बंगाल, 1988 में मणिपुर, 1989 में केरल, 1989 में ही हरियाणा, 1993 में मिजोरम, 1994 में गोवा, 2001 में गुजरात, 2001 में उड़ीसा तथा 2004 में उत्तर प्रदेश में अधिनियम पारित हुआ। बिहार में 2008 में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। आदर्श प्रारूप मॉडल बिल जिसे कहेंगे, रंगनाथन महोदय ने पब्लिक लाइब्रेरी के बेहतर सुविधा के लिए एवं उसके विकास हेतु मॉडल ड्राफ्ट बिल तैयार कर इसे 1931 में बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बहस के लिए प्रस्तुत किया। वाद विवाद के पश्चात यह आदर्श प्रारूप 1972 तक 14 राज्यों के लिए लागू हुआ। अब चौथा नंबर में है पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कब प्रारंभ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में अब आप लोग को हम बताएंगे। पुस्तकालय आंदोलन सही रूप से तभी सिद्ध होगी जब आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। सिर्फ पुस्तकालय खोलने मात्र से यह कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकों के रख रखाव के लिए अनुभवी सेवकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसकी पढ़ाई करना आवश्यक है। इस दिशा में प्रथम प्रयास नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा 1933 में 6 महीने के कोर्स प्रारंभ करके किया गया। लाइब्रेरी मात्र खोल देने से एक पुस्तकालय नहीं बन जाता है। उसके रख रखाव, उसकी देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित करके पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया जाता है। सर्वप्रथम 1933 में 6 महीने के लिए जो है नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा 6 महीने का कोर्स तैयार किया गया और शिक्षा दी गई। विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय में 1 ईयर PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में B.Liv 1948 में प्रारंभ किया गया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम M.Liv M.Phil PhD प्रारंभ किया गया। इसके बाद लगभग सभी राज्यों में इसकी पढ़ाई सुलभ हो गई। बिहार में कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है। बिहार में
सर्वप्रथम इसकी पढ़ाई भागलपुर द्वारा 1971 ईस्वी में शुरू की गई। वर्तमान समय में बिहार के 12 में से 9 विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की पढ़ाई होती है। आप लोगों को मैंने इसके अंतर्गत बताया कि सर्वप्रथम जो है 1933 में इसकी शिक्षा प्रारंभ की गई। उसके बाद जो है मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा 1 ईयर कोर्स पीजी डिप्लोमा का कोर्स लाइब्रेरी साइंस का प्रारंभ हुआ। फिर 1948 के पश्चात अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एम.लिब, एम.फिल, पीएचडी प्रारंभ किया गया और बिहार राज्य में यह 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुई और जिसमें से 12 विश्वविद्यालयों में 9 में इसकी पढ़ाई वर्तमान में चल रही है। अब हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना, लाइब्रेरी अंडर 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय को किस तरह से विकसित करने का प्रयास किया गया है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई। पुस्तकालय के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के तहत भी राशि स्वीकृत की गई। इस योजना का प्रारंभ 1951 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत राशि को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 तक। इस योजना के तहत पुस्तकालय के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत पुस्तकालय के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय रहा 1956 से लेके 61 तक। इस योजना के तहत पब्लिक लाइब्रेरी का जाल बिछाने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इसके तहत लाइब्रेरी नेटवर्किंग के लिए खर्च का प्रावधान किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इसके पूर्व 1960 से 1967, 1967 से 1968 तथा 1968 से 1969 तीन 1 वर्षीय योजना हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ 99 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया। इसका खर्च विभिन्न मद जैसे बाल ग्रंथालय, ग्रामीण ग्रंथालय, सार्वजनिक ग्रंथालय इत्यादि में करना था। ग्रंथालय व्यवस्था के अध्ययन के लिए कर्मचारी दल का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजना एवं छठवीं पंचवर्षीय योजना 1973 से 1885। इन दोनों 5 इयर्स प्लान में ग्रंथालय विकास पर चर्चा नहीं हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 ग्रंथालय एवं सूचना सेवा के आधुनिकीकरण के लिए 996 करोड़ रुपए, आधुनिकीकरण के लिए 996 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी तक। इस योजना में विशिष्ट पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया। खर्च पर कोई चर्चा नहीं की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो है 1997 से 2002 तक। इस योजना के तहत स्पेशल लाइब्रेरी तथा शैक्षणिक पुस्तकालय को नेटवर्क में जोड़ने एवं संपूर्ण पुस्तकालय को कंप्यूटरीकृत
करने पर जोर दिया गया। अब हम देखेंगे पुस्तकालय विकास हेतु। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के बेहतर सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कमिटी एंड कमीशंस का निर्माण किया गया, जो कि इस प्रकार से है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसमें शैक्षणिक सेवाओं में पुस्तकालयों की अच्छी व्यवस्था पर जोर दिया गया। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर राधाकृष्ण के अध्यक्षता में की गई। इस आयोग ने 1949 में ग्रंथालय व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ अनुशंसा किया जो इस प्रकार है। विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वार्षिक अनुदान कुल बजट का 6.5% होना चाहिए। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वार्षिक अनुदान का बजट का जो प्रतिशत है वो 6.5 होना चाहिए। पुस्तकालयों में मुक्त द्वार प्रणाली की व्यवस्था हो। 1992 में A.L. मुदालियर आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया। इस आयोग ने प्रत्येक विद्यालय में ग्रंथालय खोलने की अनुशंसा किया तथा इसे संचालन के लिए ग्रंथालय अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी जोर दिया। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC बनाया गया, जिसमें ग्रंथालय, वित्त, पुस्तकालय, कर्मचारी इत्यादि का फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। 1957 में एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष KP सिन्हा थे। इसे सिन्हा कमीशन भी कहा जाता है। इसके अनुशंसा के तहत पंचायत, प्रखंड, जिला तथा राज्य स्तर की स्थापना पर जोर दिया गया तथा पुस्तकालय के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई, जो 6 पैसे प्रति रुपए की दर से ग्रंथालय के कर के रूप में लेना था। 1964 ईस्वी में D.S. कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी कमीशन की गठन किया गया। इन्होंने भी पुस्तकालय में सुधार के लिए अनुशंसा की। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना था। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी प्लानिंग कमीशन ने 1964 में वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी का गठन किया। इसने लगभग 31 करोड़ की लागत वाली पुस्तकालय विकास की योजना की। इन सभी तथ्यों पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि पुस्तकालय के इतिहास में इसके विकास के लिए एक सुनियोजित आंदोलन की तरह कार्य किया गया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कुछ तो लागू ही नहीं हुआ और कुछ लागू भी हुआ तो कार्यरत नहीं रह पाया। सिन्हा समिति एवं कर्मचारियों दल की सिफारिशें उच्च कोटि की थी, परंतु इसे लागू नहीं किया जा सका। पुस्तकालय में सुधार के लिए पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया, परंतु यह कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में इसकी स्थिति संतोषप्रद नहीं है। वही बहुत से राज्यों में अभी भी अधिनियम लागू नहीं हो पाया है। आज मैंने आप लोगों को बताया कि पुस्तकालय को विकसित करने के लिए क्या क्या आंदोलन किए गए और कौन कौन से कमीशन में इनका उपयोग किया गया तथा कौन कौन से पंचवर्षीय योजनाओं में इसे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट्स हो उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।